The Chronicles of the Narnia, Book 6, The Silver Chair, Chapter 6, The Wild Wastelands of the North। जिस नदी के बारे में उस मार्शविगल ने बताया था वो एक नदी नहीं बल्कि एक छिछली सी नहर थी। उसे पार करते हुए जिल के घुटनों तक भी पानी नहीं आ रहा था। नहर पार करके वो लोग आगे पहाड़ की ओर बढ़े और यूस्टस ने नहर और पहाड़ के बीच एक पतले से रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां से रास्ता आसान है। मार्शविगल ने कहा कि ये पतले रास्ते जायंट्स के लिए एक आम गली जैसे हैं। जिस दिशा में हम जा रहे हैं वहां से चढ़ाई खड़ी जरूर है पर सुरक्षित है। कुछ ही देर में वो तीनों हांफते हुए उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। वो पहाड़ी ऊपर से सपाट थी और बहुत दूर तक फैल रही थी और देखने में एक सपाट जमीन जैसी लग रही थी। उस ऊंची जमीन पर वो लोग कुछ समय चले, जिसके बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया और फिर चलना शुरू हो गए। चलते चलते जिल ने सोचा कि उसे ये रोमांच पसंद आने लगा है। थोड़ी आगे चल के वो लोग उस ऊंची जमीन के एक पथरीले छोर तक आ गए जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई थी। उन चट्टानों को देखकर जिल ने सोचा कि हो सकता है अंधेरे में इन बड़ी चट्टानों को देखकर ही किसी को लगा हो कि यहाँ जायंट्स रहते हैं और सच में ना होते हों। उन चट्टानों को देखते देखते जिल खुद से कहने लगी कि इन चट्टानों को ध्यान से देखा जाए तो एक जायंट दिखने लगता है। ऊंचा शरीर, घोंसले जैसे बाल और वो जो ये दोनों तरफ निकल रहा है ये उनके कान हो सकते हैं क्या? तभी जिल का मानो खून जम गया, क्योंकि जिस चट्टान को देख के वो ये सब सोच रही थी वो हिली। वो चट्टाने नहीं बल्कि जायंट्स ही थे जो कि पहाड़ से नीचे खड़े थे और पहाड़ पर टेक लगाकर आराम कर रहे थे। पडलग्लम फुसफुसाया कि जिसने जायंट्स को नोटिस कर लिया है वो उन पर ध्यान मत दो, बस सीधे चलते रहो, गलती से भी भागना मत और उन पर कोई ध्यान मत दो। वो लोग जायंट्स के सामने से निकले और वहाँ कई दर्जन जायंट्स होने के बावजूद उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी उन लोगों के पीछे एक बड़ा सा पत्थर गिरा और एक उनके आगे गिरा। वो पत्थर जायंट्स ने वहाँ मारा था। यूस्टस ने पूछा कि क्या ये हमें मार रहे हैं? पडलग्लम ने कहा कि अगर हमें मार रहे होते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। वो उस पत्थर के टीले की ओर निशाना लगा रहे हैं। जायंट्स सुबह सुबह ये खेल खेलते हैं क्योंकि यही इकलौता ऐसा खेल है जो उनके पल्ले पड़ता है और इनका निशाना इतना खराब है कि हमें मारना चाहे तो भी नहीं मार पाएंगे। कई मीलों लंबी वो जायंट्स की कतार ये पत्थरबाजी करती रही, जिसके बाद वो आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को पत्थर और लकड़ी के हथौड़े मारने लगे। मीलों लंबी जायंट्स की कतार की इस बिना किसी मतलब वाले शब्दों से हो रही तू मैं और मार पिटाई को देखकर जिल के तो सर में दर्द ही हो गया। पर बाद में जाके पता चला कि अच्छा ही हुआ कि वो लड़ लिए, क्योंकि लड़ने के बाद वो सारे जायंट्स नवजात शिशुओं की तरह रोने लगे। उस रात सोते हुए बच्चों को ठंड लगी तो पडलग्लम ने कहा कि तुम दोनों में ये जान के गर्मी आ जाएगी कि आगे और कितनी ठंड बढ़ने वाली है। पर पडलग्लम की ये योजना कोई काम नहीं आई। अपनी इस यात्रा के दौरान उन लोगों ने जो बेकन वो लाए थे वो बचा के रखा और रास्ते में मिलने वाले मूर फाउल पक्षी मार के खाए। उस ऊंची जमीन को पार करने के बाद वो सब एक किनारे तक पहुंचे जिससे बहुत गहराई में एक नदी बह रही थी, बहुत खतरनाक बहाव वाली नदी, और उन्हें उसे पार करना था और दूसरी ओर जाना था। जिस समय वो सब ये सोच रहे थे कि यहाँ से नीचे नदी की तरफ उतरते हुए अगर वो गिर गए तो कितनी हड्डियां टूटेंगी, या नदी पार करते हुए बह गए तो कैसे डूबेंगे, या फिर नीचे से दूसरी ओर कैसे वो खड़ी चढ़ाई करेंगे, तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी उनमें से किसी ने कोई उम्मीद नहीं की थी। वो एक पुल था, एक विशाल पुल। पुल को देख के जिल और यूस्टस के मन को तो राहत मिली, लेकिन पडलग्लम ने कहा कि ये जगह जादू से भरी हो सकती है। हो सकता है कि हम लोग उस पुल पर चढ़ें और वो गर्म मोम की तरह पिघल जाए। जिल और यूस्टस ने पुल पर चढ़ने का समर्थन किया और कहा कि ये पुल जायंट्स ने बनाया होगा। पडलग्लम ने कहा कि हाँ, उन जायंट्स ने जो अभी नवजात शिशुओं की तरह रोने मचा रहे थे। जिल ने कहा कि ये पुल उन समझदार जायंट्स ने बनाया होगा जिनके खंडर हो चुके शहर में हम लोग जा रहे हैं। समझदार पौराणिक जायंट्स का बनाया बड़ा और पुराना पुल जो पौराणिक जायंट्स के शहर तक जाता है। यूस्टस तो पूरी तरह जिल के साथ था, पर पडलग्लम उस पुल के जाने के खिलाफ रहा। उस पुल की एक एक ईंट स्टोनहेंज के पत्थरों जितनी बड़ी थी। वो तीनों पुल पर चढ़े जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उस धनुषनुमा पुल की चोटी पर पहुंच के ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वहां से वो खतरनाक नदी कई 100 फीट नीचे दिख रही थी। यहाँ तक कि ईगल्स भी पुल के नीचे से उड़कर जा रहे थे। पुल तो उन
लोगों ने सही सलामत पार कर लिया, पर उसके खत्म होते ही शुरू हो रहा था एक रास्ता जिसपे दो आम आकार के इंसान घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। उन्हें देखकर पडलक्लम ने कहा कि इस अनजान जगह में हर कोई दुश्मन है, इसलिए बच्चों संभल के रहना। उन दोनों अनजान लोगों में से एक तो नाइट था जिसने काले रंग का कवच पहना था और एक काले घोड़े पे सवार था, और दूसरी एक खूबसूरत सी औरत थी जिसने हरे रंग के कपड़े पहने थे और वो एक खूबसूरत सफेद घोड़े पे सवार थी। उस औरत ने कहा कि मुसाफिरों, आप बड़े ही कठोर रास्ते पर चल रहे हैं, यहाँ कैसे आना हुआ? जिल ने कहा कि हम जायंट्स के खंडर हो चुके शहर को ढूंढ रहे हैं। औरत ने पूछा कि वो क्यों, और जिल ने कहा कि क्योंकि। पर तभी पडलक्लम ने जिल को टोकते हुए कहा कि हम आपको और आपके इस दोस्त को नहीं जानते और आप हमें नहीं जानती, इसलिए हम अपने काम के बारे में किसी अनजान को नहीं बताना चाहते। ये सुन के औरत जिल और यूस्टस से कहती है कि तुम्हारा ये दोस्त समझदार है, और कहती है कि जायंट्स के खंडर शहर के बारे में मैंने भी सुना है, पर मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। पर मुझे एक बात पता है कि ये रास्ता हरफैंग के किले तक जाता है। हरफैंग में आपको शांत और होशियार जायंट्स मिलेंगे, पीछे मिले मंदबुद्धि जायंट्स से बिल्कुल अलग। हो सकता है वो कुछ बता सके आपको। औरत ने ये भी कहा कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ आपको नरम बिस्तर, नहाने के लिए गर्म पानी और स्वादिष्ट 4 वक्त का खाना भी मिल जाएगा। ये सब सुन के यूस्टस और जिल तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तभी वो कहते हैं कि पर हम वहाँ किसी को नहीं जानते। औरत कहती है कि वहाँ किसी को भी कह देना कि लेडी ऑफ द ग्रीन कर्टल ने तुम्हें पतझड़ की दावत के लिए भेजा है, और याद रहे कि जिस भी दिन तुम वहाँ पहुंचो जल्दी पहुंचना। वहाँ के किले के दरवाजे दोपहर की थोड़ी देर बाद ही बंद हो जाते हैं, फिर तुम चाहे जितना मर्जी खटखटाओ, एक बार जो दरवाजा बंद हुआ तो किसी के लिए नहीं खुलेगा। ये सब कहने के बाद वो औरत और उसका नाइट वहाँ से चले जाते हैं, और यूस्टस और जिल बहुत ही खुश होते हैं कि उन्हें बढ़िया खाना मिलेगा। जिल पूछती है कि हमें उनसे उनके बारे में और पूछना चाहिए था ना। यूस्टस कहता है कि अब तो वो दोनों चले गए। पडलक्लम ने कहा कि कौन दोनों? यूस्टस ने कहा कि वो औरत और वो नाइट। पडलक्लम ने कहा कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, सिर्फ वही बोले जा रही थी। वो तो बुद्ध की तरह घोड़े पे सवार था, पता नहीं उस कवच के ढक्कन को उठा के देखने पर क्या दिखेगा। यूस्टस कहता है कि उस कवच को देख के तो मन में एक आदमी ही आता है, और पडलक्लम कहता है कि क्या पता उसमें एक कंकाल हो, या क्या पता कुछ भी ना हो। यूस्टस ने जिल से कहा कि इसे छोड़ो, इसे तो सबसे बुरा जो हो सकता है वही होने वाला लगता है। अब इसके बाद पहली बार बच्चों और पडलक्लम के बीच में एक असहमति होती है। बच्चे जो कि बढ़िया खाना खाने के लिए और नरम बिस्तर पर सोने के लिए उतावले थे, वो तुरंत हरफैंग की तरफ जाना चाहते थे, पर पडलक्लम नहीं चाहता था कि वो लोग हरफैंग जाएं। बच्चे उसकी बात नहीं माने, और आखिरकार पडलक्लम ने कहा कि ठीक है, पर एक शर्त है मेरी, तुम लोग वहाँ जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को नहीं बताओगे कि हम प्रिंस रेलियन को ढूंढ रहे हैं। बच्चे पडलक्लम की बात मान जाते हैं। बच्चों का पडलक्लम को ये वादा करने के बाद दो बहुत ही बुरी चीजें हुई। पहला ये कि हरफैंग का रास्ता पहाड़ों के बीच से होके गुजरता था, वो बहुत पथरीला था, और वहाँ कठोर ठंडी हवाएं चल रही, और आसपास कोई लकड़ी या कोना भी नहीं था जहाँ आग जला के आराम किया जा सके। और औरत के बताए खाने और बिस्तर की आस में बच्चों की हालत बद से बदतर हो गई थी। वो हर समय बस उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते और अपने हालातों को कोसते रहते, और इस सब की वजह से अब जिल ने असलन की 4 बातों को दोहराना भी बंद कर दिया था। पहले वो ये सोचा करती थी कि कल दोहराऊंगी क्योंकि अब थक चुकी हूँ, और कुछ समय बाद तो असलन उसकी बातें और रेलियन हर चीज के बारे में सब कुछ यूस्टस और जिल दोनों भूल चुके थे। कई दिनों बाद एक दोपहर को जिस पहाड़ों के बीच के रास्ते पर वो लोग चल रहे थे वो चौड़ा हुआ और एक खुली जगह पर खुला, जिसके दोनों तरफ जंगल थे, और बिल्कुल सामने एक पहाड़ था जिसकी चोटी सपाट। उस सपाट चोटी पर जल रही रोशनियों को देख के जिल और यूस्टस ने बेहद खुशी से कहा कि हरफैंग आ गया, और पडलक्लम ने बिना खुशी से कहा कि हरफैंग आ गया। पडलक्लम ने तभी जंगली गूज देखी जो कि बत्तख जैसा दिखने वाला पर उससे आकार में काफी बड़ा पक्षी होता है, और अपनी कमान निकाल के उसका शिकार किया और कहा कि अब हरफैंग तक जाने का समय नहीं बचा, आज रात हमें यहीं गुजारनी होगी। जिसके बाद उन्होंने आग जलाई, गूस पकाई और खा के सो गए। आग के बुझने के बाद उनकी रात बहुत ही ठंड भरी गुजरी, और सुबह तक उनकी चादरों पर ओस जम गई थी। सुबह जिल अपने पैर से जमी ओस हटाते हुए बोली कि कोई बात नहीं, आज रात गर्म पानी से नहाने को मिलेगा। चैप्टर 7 द हिल ऑफ द स्ट्रेंज ट्रेंचेस।